वैदिक सभ्यता की बात करते हैं। पहला वैदिक सिविलाइजेशन, पहला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? तो ये मिलता है यजुर्वेद में। यजुर्वेद में जो है पहला सर्वप्रथम लौह का जो है साहित्यिक स्रोत मिलता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, लोहे का साहित्यिक संदर्भ यजुर्वेद में मिलता है। लोहे का साहित्यिक संदर्भ यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम अयस एवं कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग हुआ है, अतः विकल्प सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोहों पर प्रकाश डालता है? सूर्य सूक्त, ऑप्शन ए सही है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के 10वें मंडल के सूर्य सूक्त में है। इसकी व्याख्या की बात करते हैं तो व्याख्या में हो जाएगा, ऋग्वेद के 10वें मंडल में सूर्य सूक्त में विवाह समारोहों का वर्णन मिलता है। पुरुष सूक्त को प्रथम स्रोत माना जाता है, जिसमें चारों वर्णों का एक साथ उल्लेख मिलता है। दान स्तुति में संरक्षक द्वारा उपहार देने का उल्लेख है। ऊण सूत्र में आर्यन द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले ऊनी वस्त्रों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, कथन 1 और 2 के बारे में दिया है, बताना है कौन सा कथन जो है सही है। आरंभिक आर्य जो अनिवार्यतः पशुचारी थे, ने ऐसी कोई राजनीतिक संरचना विकसित नहीं की थी जिससे प्राचीन अथवा आधुनिक अर्थ में राज्य के रूप में मापा जा सके। यह स्टेटमेंट सही है। राजतंत्र वैसा ही था जैसा कि जनजातीय मुखिया तंत्र। जनजातीय मुखिया के लिए राजन शब्द का प्रयोग होता था, जो मुख्यतः एक सेनापति था और जो अपने लोगों पर शासन करता था, किसी विशेष क्षेत्र पर नहीं। दोनों सही है, सही व्याख्या भी करता है, इसलिए ऑप्शन इसका ये जो है सही होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आरंभिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुचारण था। कृषि का स्थान गौण था। ऋग्वेद में जन शब्द का उल्लेख 275 बार हुआ है, पर जनपद या राज्य क्षेत्र शब्द का प्रयोग एक बार भी नहीं हुआ है। आरंभिक आर्य कबीले के अंग थे, क्योंकि उन दिनों राज्य क्षेत्र या राज्य स्थापित नहीं हो पाया था, अतः कथन 1 सत्य है। नेक्स्ट है कि ऋग्वैदिक काल में आर्यों का प्रशासन कबीले के प्रधान द्वारा चलता था। वह युद्ध का सफल नेतृत्व करता था। वह राजन अर्थात राजा कहलाता था। ऋग्वैदिक काल में राजा पद आनुवंशिक हो चुका था। राजा एक प्रकार का सरदार होता था जिसके पास असीमित अधिकार नहीं होते थे। उसे कबायली संगठनों से सलाह लेनी होती थी, अतः कथन 2 सत्य है और कथन 1 का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, आर्यों के सांस्कृतिक उपादान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्यों के सांस्कृतिक उपादान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्य सांस्कृतिक उपादान द्रविड़ और तमिल संस्कृति से आए हैं? नहीं। आर्य जो आए हैं वैदिक और संस्कृत मूलक संस्कृति के अंग हैं। जो प्राक आर्य है वो द्रविड़ और तमिल से है, इसलिए कथन 1 और 2 दोनों गलत है, इसलिए सही कोई नहीं है। ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट होगा। ना ही 1 सही है, ना ही 2 सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, आर्य सांस्कृतिक उपादान उत्तर के वैदिक और संस्कृति मूलक संस्कृति से आए हैं। प्राक आर्य जातीय उपादान दक्षिण की द्रविड़ और तमिल संस्कृति के अंग हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है प्राचीन भारत में विभिन्न संस्कृतियों के उद्भव के स्थान के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा संस्कृति का उद्भव सिंधु नदी घाटी में हुआ था, सही है। वैदिक संस्कृति का विकास मध्य गंगा नदी घाटी में हुआ है, नहीं, उत्तर गंगा घाटी में हुआ। जो वैदिक संस्कृति का विकास हुआ है वो विकास हुआ है हड़प्पा संस्कृति में। गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में हुआ है, इसलिए दूसरा कथन जो होगा गलत होगा। तीसरा है वैदिकोत्तर संस्कृति का उद्भव पश्चिमोत्तर प्रदेश और पंजाब में हुआ है, गलत। ये वैदिक संस्कृति का जो उद्भव हुआ था वो विकास हुआ था पश्चिमोत्तर प्रदेश और पंजाब में हुआ था, जबकि वैदिकोत्तर का मध्य गंगा घाटी में हुआ था। इसलिए 2 और 3 गलत है, केवल एक सही है। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही होगा। ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए सही है। व्याख्या देखते हैं। देखिए हड़प्पा संस्कृति का उद्भव और विकास सिंधु नदी घाटी में हुआ था। वैदिक संस्कृति का उद्भव पश्चिमोत्तर प्रदेश और पंजाब में हुआ, जबकि विकास पश्चिमी गंगा घाटी में। उत्तर वैदिक संस्कृति जो मुख्यतः लोहे के प्रयोग पर आश्रित थी, मध्य गंगा घाटी में फूली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित आर्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं। इन लोगों का मूल निवास स्थान यूरेशिया था, जो आल्प्स पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में पड़ता है, स्टेटमेंट सही है। इन लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है पशुपालन था, न कि कृषि था, इसीलिए आर्य जो होगा गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट घोड़ा आर्यों का प्रमुख पशु था, ये सही है क्योंकि आते जाते थे उससे, इसीलिए क्या हो जाएगा तीसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। इसीलिए स्टेटमेंट 1 और 3 सही है, जबकि दूसरा गलत है। ऑप्शन इसका सी जो होगा करेक्ट होगा। व्याख्या की बात करते हैं। व्याख्या में है आर्य मध्य एशिया से भारत की ओर आए। उनका मूल निवास स्थान आल्प्स पर्वत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में यूरेशिया में था। यह बात आनुवंशिक आधार पर सिद्ध हो चुकी है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुचारण था, कृषि का स्थान गौण था। आर्य लोगों के जीवन में घोड़े का सबसे अधिक महत्व था। घोड़े की तेजी के कारण आर्य अलग अलग दिशाओं में फैले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ऋग्वेद के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला यह सबसे पहला वेद है, सही है। इसमें पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया है, ये भी सही है। तीसरा ऋग्वेद की अनेक बातें ईरानी ग्रंथ अवेस्ता से मिलती हैं, ये भी सही है। तीनों सही है। ऑप्शन डी जो होगा सही होगा। व्याख्या की बात करते हैं। देखिए ऋग्वेद सबसे पहला और प्राचीन ग्रंथ है। भारत में आर्यों की जानकारी इसी से मिलती है। इसमें आर्य शब्द का उल्लेख 36 बार हुआ है। ऋग्वेद में 10 मंडल या भाग हैं, जिसमें मंडल 2 से 7 तक प्राचीनतम अंश है। प्रथम और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़े गए हैं। अवेस्ता ईरानी भाषा का प्राचीन ग्रंथ है। ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती हैं। दोनों ग्रंथों में बहुत से देवताओं और सामाजिक वर्गों के नाम समान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, वैदिक संस्कृति के संदर्भ में वैदिक संस्कृति निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला सरस्वती आर्यों की सबसे प्रमुख नदी है, नहीं, आर्यों की सबसे प्रमुख नदी जो है वो सिंधु नदी है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा आर्यों का निवास स्थान सप्त सिंधु प्रदेश कहलाता था, ये सही है। आर्यों के सौदाह प्रथा में प्रचलन था। आर्यों में जो है सौदाह प्रथा प्रचलन था, सही है। 2 और 3 केवल सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है, इसीलिए ऑप्शन बी जो होगा सही होगा। व्याख्या सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी है। सिंधु आर्यों की सबसे प्रमुख नदी है। ऋग्वेद में सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों का नाम उल्लेख मिलता है। सरस्वती उनके द्वारा उल्लेखित दूसरी महत्वपूर्ण नदी थी। इसे नदीतम या सर्वश्रेष्ठ नदी कहा गया था। आर्य लोगों ने
आर्य लोगों ने जहाँ पहले निवास किया था वह प्रदेश सप्त सिंधु के नाम से प्रसिद्ध हुआ और इसमें अफगानिस्तान का भी पड़ता है। आर्यों की सौदा प्रथा के प्रचलन के साक्ष्य मध्य एशिया में दक्षिण ताजिकिस्तान, पाकिस्तान की स्वात घाटी, पिराक क्षेत्र और गोमल घाटी में लगभग 1500 ईसा पूर्व में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में नाम उल्लेख मिलता है? तो ये सभी में मिलता है। हिटाइट, कसाइट और मितनी सभी अभिलेखों में आर्यों के नाम जो उल्लेख मिलते हैं। आर्य नाम का उल्लेख अनातोलिया में 19वीं सदी से 17वीं सदी ईसा पूर्व के हिटाइट अभिलेख में, इराक में 1600 ईसा पूर्व के कसाइट अभिलेख में, सीरिया में मितनी अभिलेखों में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, वैदिक संस्कृति के संदर्भ में वैदिक संस्कृति निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन है ये ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है, सही है। उसके बाद वैदिक काल में दस्यु शब्द का प्रयोग डाकुओं के लिए किया जाता है, नहीं, दस्यु शब्द का प्रयोग किया गया है दासों के लिए किया गया है। दूसरा गलत है, इसलिए पूछा कौन गलत है, तो ऑप्शन बी जो होगा गलत होगा, इसलिए सही ऑप्शन बी हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, ऋग्वेद में दस्यु जहाँ मूल निवासियों को कहा जाता है, आर्यों ने जिस राजा ने उन्हें पराजित किया वह दस्यु कहलाए। ऋग्वेद दस्यु हत्या शब्द का बार बार उल्लेख। दस्यु लोग लिंग पूजा करते थे। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर, इसका अर्थ है दुर्ग को तोड़ने वाला। इंद्र आर्यों के प्रमुख देवता थे। आर्य लोग हर जगह इसलिए जीतते गए क्योंकि उनके पास अश्वचालित रथ थे और उन्होंने पश्चिम एशिया भारत में पहल इन रथों को प्रचलित किया था। उन्होंने कांसे के बेहतर हथियारों का भी प्रयोग किया था। पंचजन आर्यों के 5 कबीलों का समुदाय कहलाता था। ये आपस में लड़ते रहते थे, कभी कभी आर्योत्तर जनों का सहारा भी लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, दशराग युद्ध परुष्णी नदी के तट पर हुआ था, सही है। इस काल में अधिकांश लड़ाइयों के कारण गाय थी, यह भी सही है। आर्य लोग नगरों में रहते थे, नहीं। आर्य जो लोग हैं ग्रामीण जीवन में रहते थे, तीसरा सही नहीं है। केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन ए सही होगा। व्याख्या, दशराग युद्ध भरत कुल के राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच हुआ था। यह युद्ध परुष्णी नदी, जिसे आज रावी नदी के नाम से जाना जाता है, के तट पर हुआ था। इसमें राजा सुदास की जीत हुई और इस प्रकार आगे चलकर हमारे देश का नाम भारतवर्ष भरत कुल के नाम पर पड़ा। इस काल में गाय सबसे उत्तम धन मानी जाती थी। आर्यों की अधिकांश जो लड़ाइयाँ होती थी गायों को लेकर होती थी। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविष्टि है। गायों का अन्वेषण। आर्य लोग नगर में नहीं रहते थे, वे गढ़ बनाकर मिट्टी के घर वाले गांव में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में राज व्यवस्था के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ऋग्वैदिक काल में राजा का पद अनुवांशिक होता गया, सही है। इस काल में सभा और समिति 2 महत्वपूर्ण संगठन थे, सही थे। इस काल में स्त्री सभा और विदत में भाग लेती थी। तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन डी सही होगा। व्याख्या, ऋग्वैदिक काल में राजा का पद अनुवांशिक हो चुका था। वह राजा या राज कहलाता था, परंतु उसके हाथ में असीमित अधिकार नहीं थे। उसे कबायली संगठनों से सलाह लेनी पड़ती थी। कबीले की आम सभा को समिति कहा जाती थी, वे अपने राजा को चुनती थी। ऋग्वेद में कुल के आधार पर बहुत से संगठनों का उल्लेख मिलता है, जैसे सभा, समिति, विदत, गण। इनमें से सभा और समिति महत्वपूर्ण थे। राजा को इनका समर्थन आवश्यक होता था। इस काल में स्त्रियों की दशा अच्छी थी, वे यज्ञ, सभा और विदत में भाग लेती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस काल में अयस शब्द का प्रयोग तांबे व कांसे के अर्थ में
होता था, सही है। वैदिक काल में चित्रित धूसर मृत भांड का प्रयोग होता था, सही है। दोनों सही, ऑप्शन सी सही होगा। व्याख्या है, इस काल में तांबे वैदिक काल में तांबे कांसे के अर्थ में है शब्द का प्रयोग था। उन्हें धातु कर्म की जानकारी थी। आर्य लोगों ने बढ़ई, रथकर, बुनकर और कुम्हार आदि शिल्पियों के उल्लेख मिलते हैं, अतः एक सही है। इस काल में हरियाणा में भगवानपुरा नामक स्थल और पंजाब में 3 स्थलों पर चित्रित धूसर मृतभांड के अवशेष पाए गए हैं। इनका काल ऋग्वेद के समकालीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति नहीं है? ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति संग्रहित नहीं है? तो वो है पशुपत। पशुपत जो है उत्तर वैदिक काल के देवता हो गए हैं, इसलिए पशुपत हो जाएगा। ऋग्वेद में अग्नि, इंद्र, वरुण, मित्र और आदि देवताओं की स्तुति संग्रहित है। ऋग्वेद में इंद्र को बादल का देवता माना गया है। अग्नि का स्थान दूसरा है। वे लोग मानते हैं कि अग्नि में डाले जाने वाली आहुतियाँ धुआं बनकर आकाश में जाकर अंततः देवताओं को मिल जाती है। पशुपति हड़प्पा सभ्यता काल का मुख्य देवता माना गया है, न कि ऋग्वैदिक काल का, अतः ऋग्वेद में पशुपति की स्तुति का वर्णन नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन ये है, वैदिक काल में परिवार जो है पितृसत्तात्मक था, सही है। वैदिक काल में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, उस समय बाल विवाह नहीं होता था, इसलिए दूसरा कथन जो होगा गलत होगा। इस काल में उषा और अदिति देवियों की पूजा की जाती थी, सही है। समाज व्यवस्था बनाए रखने के लिए गुप्तचर रखे जाते थे, सही है। कौन असत्य है? तो अब भी जो है असत्य है, ऑप्शन बी सही होगा। तो नेक्स्ट इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वेद में बाल विवाह का प्रचलन नहीं था। इस काल में विवाह की आयु 16 से 17 वर्ष थी। विधवा विवाह का प्रचलन भी था। वैदिक काल में रोमन समाज की तरह प्रतिष्ठात्मक व्यवस्था का प्रचलन था। निरंतर युद्ध के कारण लोग हमेशा वीर पुत्रों की कामना करते थे, लेकिन स्त्रियों की कामना नहीं करते थे। वैदिक काल में अदिति उषा जो प्रभात समय का प्रतिरूप है की पूजा होती थी, परंतु प्रार्थना में देवियों को देवताओं की तुलना में प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं था। ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायिक अधिकारी का उल्लेख नहीं है। यहाँ समाज विरोधी हरकतों को रोकने एवं व्यवस्था रखने के लिए गुप्तचर रखे जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। व्राजपति चारागाह का प्रधान होता था, सही है। कुलपा जो है परिवार का प्रधान होता था, कुल का प्रधान होता था। ग्रामीणी गांव का प्रधान होता था। तीनों सही सुमिलित है, ऑप्शन डी सही होगा। व्याख्या, ऋग्वैदिक काल में अधिकारी विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े थे। चारागाह या बड़ जत्थे का प्रधान जो है व्राजपति कहलाता था। परिवारों के प्रधानों को कुलपा कहा जाता था। ग्रामीण आरंभ में छोटी सी कबायली लड़ाकू टोली का मुखिया होता था। बाद में जब ऐसी टोलियां स्थिरवासी हो गईं तो ग्रामीणी सारे गांव का मुखिया हो गया। सूची 1 और 2 को सम्मिलित करना है। सूची 1 देवता है और देवी है, सूची 2 में शक्तियाँ। इंद्र को कहा जाता है, वर्षा का देवता इंद्र को कहा जाता है। एक का हो जाएगा 4। वरुण जल का देवता हो जाएगा 1। मारुति जो है आंधी के देवता। सोम वनस्पति के देवता। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, 1, 2, 3। ऑप्शन बी जो होगा इसका सही होगा। व्याख्या देखते हैं। इंद्र जो है वर्षा का देवता, वरुण जल का देवता, मारुत आंधी का देवता, सोम वनस्पतियों का देवता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में परिवार में केवल माता पिता और पुत्र सम्मिलित किया जाता था, गलत।
इस काल में विष शब्द कबीले के अर्थ में हुआ है, सही है। इसमें 2 सही है जबकि 1 गलत है। पूछ रहा सही कौन है, तो केवल बी सही होगा, केवल 2 बी सही होगा। व्याख्या, ऋग्वेद में परिवार के लिए गृह शब्द का प्रयोग होता था। ऋग्वेद में परिवार के लिए गृह शब्द का प्रयोग होता था। इसमें माता पिता पुत्र दास आदि के अलावा अन्य और भी लोग आते थे। उस समय पृथक कुटुंबों की स्थापना की, पारिवारिक संबंधों का विभेदीकरण बहुत अधिक नहीं था। कुटुंब एक बड़ी सम्मिलित इकाई थी। ऋग्वेद में कबीले के लिए दूसरा महत्वपूर्ण शब्द विष का प्रयोग होता था। विष को लड़ाई के उद्देश्य से ग्राम नामक टोलियों में बांटा गया था। ऋग्वेद में इसका उल्लेख 170 बार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संस्कृति अलौकिक थी, सही है। इस काल में उपासना की विधि स्तुति पाठ करना और यज्ञ बलि अर्पित करना था, सही है। दोनों सही है। ऑप्शन सी जो होगा सही होगा। नेक्स्ट है, वैदिक काल के लोग देवताओं की उपासना, आध्यात्मिक उत्थान या जन्म मृत्यु के कष्टों से मुक्ति के लिए नहीं करते थे। वे अपने देवताओं से संतति, पशु, अन्न, धान्य और आरोग्य आदि पाने की कामना से करते थे। इस संस्कृति में देवताओं की उपासना की मुख्य रीति स्तुति पाठ करना और यज्ञ बलि अर्पित करना था। इस काल में स्तुति पाठ पर अधिक जोर था। यह सामूहिक भी होता था, अलग अलग भी। नेक्स्ट है, वैदिक संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य बताना है। आरंभिक आर्यों का निवास सिंध और पंजाब क्षेत्र में था, सही है। वैदिक काल में दक्षिणा के रूप में गाय और दासियों के साथ भूमि भी दी जाती थी। भूमि अभी नहीं दी जाती थी। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में दिया गया है। इस काल में वर्ण व्यवस्था आरंभ हो गई थी, सही है। कौन गलत है, ऑप्शन बी सही होगा। व्याख्या, इस काल में पुरोहितों को दक्षिणा में गाय और दासियां दी जाती थी। भूमि का दान नहीं होता था। इस काल में लोग गाय चराने, खेती करने और रहने के लिए भूमि पर अधिकार करते थे, परंतु भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी। आरंभिक आर्यों का निवास पूर्वी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत में पंजाब और हरियाणा में था। ऋग्वेद में पुरोहित विश्वामित्र ने लोगों को आर्य बनने के लिए गायत्री मंत्र की रचना की थी। ऋग्वेद में व्यवसाय के आधार पर समाज में वर्ण व्यवस्था का आरंभ हुआ, परंतु यह बहुत कड़ा नहीं था। चतुर्वर्ण शूद्र कहलाता था। वह ऋग्वेद के अंत में दिखाई पड़ता है, क्योंकि इसका वर्णन दशम मंडल में है, जो सबसे बाद में जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, वैदिक साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैदिक साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में रचे गए वैदिक सूक्तों का संग्रहण संहिता कहलाता है, सही है। ऋग्वैदिक संहिता सबसे प्राचीन वैदिक ग्रंथ है, सही है। ब्राह्मण ग्रंथ की रचना वैदिक संहिताओं के बाद हुई है, सही है। तीनों स्टेटमेंट सही है और 1, 2, तीनों सही है। डी उसका जो होगा सही होगा। व्याख्या की बात करते हैं। वैदिक सूक्तों या मंत्रों के संग्रह को संहिता कहा जाता है। इसी के आधार पर आरंभिक वैदिक युग का वर्णन किया गया है। चारों वेदों में ऋग्वेद संहिता सबसे पुराना वैदिक ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ की रचना वैदिक संहिता के बाद हुई है। इनमें वैदिक अनुष्ठान की विधियां संग्रहित है। उन अनुष्ठानों की सामाजिक एवं धार्मिक व्याख्या भी दी गई है। उल्लेखनीय है कि ऋग्वेद काल के बाद रचे गए ग्रंथों पर आधारित इतिहास उत्तर वैदिक काल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22, सूची 1 और 2 को हमें सम्मिलित करना है। सूची 1 और 2, ऋग्वेद देवताओं की स्तुति की बात करता है। सामवेद में गायन है। यजुर्वेद में ऋचाओं और कर्मकांड का उल्लेख है, जबकि अथर्ववेद में व्याधियों के निवारण हेतु तंत्र मंत्र का उल्लेख है। इसका जो होगा
3 4 1 2 1 आंसर होगा 3 4 2 1। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही होगा। व्याख्या की बात करते हैं। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति हुई है, सामवेद में गायन प्रणाली है और यजुर्वेद में ऋचाओं एवं कर्मकांड का उल्लेख है। अथर्ववेद में व्याधियों के नियंत्रण हेतु मंत्र तंत्र का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। वैदिक संस्कृति। वैदिक और उत्तर वैदिक व्यवस्था में ग्रंथों की रचना काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद की रचना 1000 से 500 ईसा पश्चिमोत्तर भारत में हुआ है। नहीं, ऋग्वेद की रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व में उत्तरी गंगा मैदान में हुआ है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा, उत्तर वैदिक ग्रंथ की रचना 1000 से 500 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत में हुआ है, ये भी गलत है। दोनों कथन गलत है। पूछा कौन सही है? नहीं, एक सही है, नहीं दो। ऑप्शन डी जो होगा इसका सही होगा। ऑप्शन डी जो होगा सही होगा। व्याख्या की बात करते हैं। ऋग्वेद की रचना 1500 से 1000 ईसा पूर्व के आसपास पश्चिमोत्तर भारत, पंजाब, हरियाणा में हुआ है। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों की रचना 1000 से ईसा पूर्व में उत्तर गंगा के मैदान में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में इस काल के लोगों की जीविका का मुख्य साधन कृषि था। सही है। उत्तर वैदिक काल में जौ के स्थान पर साथ चावल और गेहूं का फसल भी उगाई जाती थी। सही है। उत्तर वैदिक काल में केवल चिन्हित मृत्भांड का प्रयोग होता था। नहीं, केवल चित्रित मृत्भांड भी नहीं होता था, पॉलिशदार मृत्भांड भी होता था। इसीलिए तीसरा गलत होगा, 1 और 2 सही होगा। ऑप्शन ए जो होगा इसका सही होगा। व्याख्या की बात करते हैं। इस काल में कृषि लोगों की आजीविका का मुख्य साधन हो गई थी। वैदिक ग्रंथों में बैल से हल जोते जाने की चर्चा है। वैदिक काल के लोग जौ तो उपजाते थे, पर इस काल में चावल और गेहूं भी उनकी मुख्य फसलों में शामिल हो गए। बाद में चलकर गेहूं पंजाब और पश्चिमोत्तर प्रदेश का मुख्य खाद्य हो गया। अतः कथन 2 सही है। उल्लेखनीय है कि वैदिक ग्रंथों में चावल का नाम व्रीहि है। उत्तर वैदिक काल के लोग 4 प्रकार के मृत्भांडों से परिचित थे। काला व लाल मृत्भांड, काली पॉलिशदार मृत्भांड, चित्रित धूसर मृत्भांड, लाल मृत्भांड। इनमें लाल मृत्भांड सबसे अधिक प्रचलित था। चित्रित धूसर मृत्भांड उनके सर्वोपरि वैशिष्ट का सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक संगठन के संदर्भ में। उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में राजा अधिक शक्तिशाली हो गया था और वह स्थायी सेना रखने लगा था। नहीं, अभी तक स्थायी सेना नहीं हुआ था। इस काल में सभा और समिति का महत्व बना रहा, महत्व खत्म हो गया। इस काल में क्षेत्र के लिए राष्ट्र शब्द का प्रयोग होने लगा था। सही है। केवल 3 सही है, बाकी 1 और 2 गलत है, इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन पूछ रहा है सही है, केवल 3। ऑप्शन सी जो होगा सही होगा। सही कौन होगा? ऑप्शन सी। व्याख्या की बात करते हैं। देखिए, इस काल में राजा अधिक शक्तिशाली हो गया था। राज्य में राजा का पद अनुवांशिक हो गया तथा ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकारी बनाया जाता था, परंतु राजा कोई स्थायी सेना नहीं रखता था। युद्ध के समय कबीले के जवान भर्ती कर लिए जाते थे। इस काल में सभा समिति का महत्व में कमी आई। विदर्भ का नामोनिशान नहीं रहा। सभा समिति अपनी जगह बनी रही, परंतु उनका रंग ढंग बदल गया। उनमें राजाओं और अभिजातियों का अधिकार हो गया था। राष्ट्र शब्द का जिसका अर्थ प्रदेश या क्षेत्र होता था, पहल इसी समय मिलने लगा था। क्वेश्चन नंबर 26। उत्तर वैदिक काल में किए जाने वाले यज्ञों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें बताना है कौन कथन सही है। देखिए, राजा राजस्व यज्ञ दिव्य शक्ति प्राप्त के लिए करता था। सही है। अश्वमेध यज्ञ राजा द्वारा राज्य विस्तार के लिए किया जाता। सही है। दोनों कथन सही है। ऑप्शन सी होगा।
व्याख्या की बात करते हैं। उत्तर वैदिक काल में कर्मकांडीय विधान राजा को शक्तिशाली बनाने के लिए किए जाते थे। राजा रासु यज्ञ करता था जिससे यह समझा जाता था कि उसे दिव्य शक्ति मिल गई है। अश्वमेध यज्ञ राज विस्तार के लिए किया जाता था। इस यज्ञ में राजा का घोड़ा छोड़ा जाता था। छोड़ा गया घोड़ा जिन जिन क्षेत्रों से बेरवोक तो गुजरता था उन सारे क्षेत्रों पर उस राजा का एक छत्र राज्य माना जाता था। उल्लेखनीय है कि राजा वाजपेयी यज्ञ भी करता था जिसमें राजा का रथ उसके अन्य सभी बंधुओं से आगे निकलता था। इन सारे अनुष्ठानों से प्रजा के चित्त पर राजा की बढ़ती हुई शक्ति और महिमा की गहरी छाप पड़ती थी। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उत्तर वैदिक काल में स्त्री और पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे। गलत। नहीं, उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों के अधिकार में कमी आई थी। स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं था। सही है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं था। वैदिक काल के समान स्त्रियां इस काल में सभा और समिति में भाग ले सकती थी, भाग नहीं ले सकती थी। केवल 2 कथन सही है। ऑप्शन बी जो होगा सही होगा। व्याख्या। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। उन्हें पुरुष के अधीनता माने जाने लगा। उन्हें शिक्षा से वंचित किया जाने लगा। इस काल में स्त्रियों की संपत्ति के अधिकार उपनयन संस्कार से प्रतिबंधित कर दिया गया। इस काल में सभा समिति विधत अपनी जगह बनी रही, परंतु उनका महत्व पहले जैसा नहीं था। अब सभा में स्त्रियों का प्रवेश निषेध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन असत्य है, इसका चयन करना है। उत्तर वैदिक काल में मनुष्य का संपूर्ण जीवन 4 आश्रमों में बट गया था। सही है। उत्तर वैदिक काल के 4 वर्णों समानता थी, समानता नहीं थी। उत्तर वैदिक काल में देवाराधना में मुख्य रूप से यज्ञ किए जाते थे। सही है। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हो गई थी। सही है। पूछ रहा कौन गलत है, ऑप्शन बी सही होगा। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में 3 उच्च वर्ण और शूद्रों के बीच विभाजक रेखा देखने को मिलती है। चतुर्वर्ण शूद्र की सामाजिक दशा में गिरावट आई। उन्हें उपनयन संस्कार से वंचित कर दिया गया। यही से उपनयन का अभाव शूद्रों के दासता का द्योतक बन गया। वे गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते थे। उत्तर वैदिक काल में मनुष्य का जीवन 4 आश्रमों में बटा था। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम में बांटा गया था। उल्लेखनीय है कि कुछ उपनिषदों में उत्तर वैदिक काल में 3 आश्रमों का उल्लेख है। चतुर्थ आश्रम सुप्रतिष्ठित नहीं हुआ था। इस काल में आराधना मुख्य रूप से यज्ञों द्वारा होती थी। यज्ञों के साथ अनेक अनुष्ठान व मंत्र विधियाँ प्रचलित थीं। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई। गोत्र शब्द का मूल अर्थ गोष्ठ या वह स्थान जहाँ समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। बाद में इसका अर्थ एक मूल रूप से उत्पन्न लोगों को समुदाय हो गए। फिर गोत्र से बाहर विवाह करने की प्रथा चल पड़ी। उत्तर वैदिक काल के देवताओं के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस काल में प्रजापति देवता को सर्वोच्च स्थान मिला था। सही है। इस काल में लोग विष्णु देवता को अपना पालक एवं रक्षक मानने लगे थे। सही है। पूषण इस काल में शूद्रों के देवता हो गए थे। सही है। तीनों सही है। ऑप्शन जो होगा डी इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30। उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार किए। इस काल में अंतिम दौर में पुरोहितों के प्रभुत्व के विरुद्ध प्रबल प्रतिक्रिया शुरू हुई थी। सही है। उपनिषद ग्रंथों का विषय दर्शन था, उसमें कर्मकांडों का महत्व दिया गया था। गलत है, इसलिए केवल एक सही होगा। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में है इस काल के अंतिम दौर में पुरोहितों के प्रभुत्व और कर्मकांडों
के विरुद्ध प्रबल प्रतिक्रिया हुई। यह प्रतिक्रिया पंचाल और विदेह के राज्य में विशेषकर हुई। उपनिषद ग्रंथों की रचना 600 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी। इनका विषय दर्शन था। इनमें कर्मकांड की निंदा की गई थी। यथार्थ विश्वास एवं ज्ञान को महत्व दिया गया। उपनिषदों में कहा गया कि अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ब्रह्म के साथ आत्मा का संबंध ठीक से जानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31, उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में उल्लिखित कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। श्याम अयस तांबा के लिए प्रयोग किया जाता था। नहीं, श्याम अयस जो किया जाता था इस काल में वो लोहे के लिए यूज किया जाता था, न कि तांबे के लिए। पहला ही गलत है, इसलिए ऑप्शन ए जो होगा सही होगा। बी सही है। शतपथ ब्राह्मण में हल के संबंध में वर्णन किया गया है। महाभारत महाकाव्य में शुरू कुल इतिहास का वर्णन है। इस काल में संग्रहित कार्य का कर एकत्र करना था। व्याख्या देखते हैं। देखिए, उत्तर वैदिक काल में लौह धातु को श्याम या कृष्ण अयस कहा गया है। इस काल के लोग लोहे के बने हथियार और औजारों का प्रयोग करते थे। विस्तार करने तथा ऊपरी गंगा के मैदानों के जंगलों को साफ करने में लोहे की कुल्हाड़ी का प्रयोग किया जाता था। इसका उत्तर वैदिक काल में लोहे के प्रयोग का प्रमाण मृतकों के साथ कब्रों में दबाए गए लोहे के औजार भारी मात्रा में खुदाई से मिले हैं। शतपथ ब्राह्मण में हल के संबंध में वर्णन किया गया है। महाभारत महाकाव्य में वर्णित कुरुकुल दो प्रमुख कबीलों भरत और पुरु एक होकर बना था।